बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। अरे बीएसपी का नारा है, भारत देश हमारा है, देश की नेत्री कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो। अरे बहना तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से आपको और पूरे विश्व में आदरणीय बहन जी के मानने वाले, उनके समर्थकों, उनके अनुयायियों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं और कुदरत से कामना करता हूं कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन जी को दीर्घायु एवं स्वस्थ आयु देने का काम करें। साथियों, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज का इतिहास स्वर्णिम इतिहास नहीं रहा है। बहुजन समाज का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो अलग बात है कि इस देश के मनुवादियों की कलम बहुजन समाज के उस स्वर्णिम इतिहास की तरफ नहीं चली है। बहुजन समाज के उस स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत आज से 2500 से ज्यादा वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के द्वारा दुनिया में शांति का संदेश देकर के फैलाने का काम किया था। तथागत बुद्ध से होते हुए हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, संत रविदास, कबीरदास, चोखा मेला, घासीदास जी और सबसे ज्यादा अगर क्रांतिकारी परिवर्तन आधुनिक भारत में लाने का काम किया है तो साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बहन फातिमा शेख और उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज के बाद दुनिया के महानतम विद्वान, जिनकी तुलना हिमाच्छादित हिमालय से की जाती है। कहते हैं कि दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाच्छादित हिमालय जैसा दूसरा पर्वत नहीं है। ऐसे ही दुनिया में विद्वान तो बहुत हुए हैं, लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा दूसरा विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। उन लोगों ने 108 वर्ष लंबे संघर्ष करके 108 वर्ष लंबा संघर्ष करके हमको दुनिया का महानतम संविधान देने का काम किया। और उस महानतम संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में रहने वाले सभी जात, वर्ग, मजहब के लोगों को बराबरी का हक देने का काम किया। स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या फकीर हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, किसी भी पारसी, किसी भी जात वर्ग का हो, उनको बराबर का अधिकार, उनको अपने अपने धर्म, अपने अपने पंथ, अपने अपने विचारधारा को मानने का अधिकार दिया। सबको बराबर का शिक्षा का अधिकार दिया। और साथियों, जब 6 दिसंबर 1956 को हमारे मसीहा, जिन्होंने इस देश को, या जिनको हम एक तरह से इस देश का राष्ट्र निर्माता कह सकते हैं, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, न सिर्फ संविधान निर्माता बल्कि राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, उनके परिनिर्माण के बाद एक लंबे समय तक इस देश के, भारत का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया है, नेतृत्वहीन हो गया है, नेतृत्व का अभाव हो गया है। और साथियों, कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है, और प्रकृति ने
ऐसा ही एक आयोजन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ, मानवर श्री कांसीराम साहब को बाबा साहब के संघर्ष की उसी धरती महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में भी उस स्थान पर भेजने का काम किया जो साथियों इस देश में पूना पैक्ट का साक्षी रहा। शहर पूना में उन्हें आकर के नौकरी करने का अवसर मिला। उस नौकरी के दौरान हमारे महापुरुषों का अपमान होता देख करके उन्होंने क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके, जब क्लास 1 की नौकरी उन्होंने छोड़ दी, उस नौकरी को छोड़ने के बाद हम सब लोग जानते हैं साथियों, ज्यादातर लोग जानते हैं इस बात को कि उन्होंने बाबा साहब के उस अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने सारे सपने त्यागने का काम कर दिया और बाबा साहब की उस परिकल्पना को, उन सपने का अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वो साथियों निकल पड़े। लाखों की संख्या में सेमिनार, सिंपोजियम, कैडर कैंप लेकर के उन्हें लोगों को जगाने का काम किया। उन महापुरुषों के 108 बरस लंबे संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा को न सिर्फ महाराष्ट्र की धरती पर बल्कि भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम इस सदी के महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब ने किया। और उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद ये कारवां क्यों रुक गया साथियों, क्योंकि ये कारवां इसलिए रुक गया था, बाबा साहब अपने जीते जी, ये समाज लीडरलेस होने का कारण था कि बाबा साहब अपने जीते जी अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने लोगों को तैयार नहीं किया था, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने लोगों को तैयार किया था, लेकिन आरपीआई की परिकल्पना के बाद अचानक हुई उनकी डेथ, उनके परिनिर्वाण के बाद ये समाज लीडरलेस हो गया। मानवर श्री कांसीराम साहब एक वैज्ञानिक की तरह उभरे और उन्होंने ये सोचा कि बाबा साहब फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा का आंदोलन एक पवित्र आंदोलन था और एक पवित्र आंदोलन बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के भीतर जमींदोज हो गया। यहां तक कि बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में ही वो आंदोलन साथियों एकदम जमींदोज हो गया बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के अंदर। और इसी कारण उन्होंने, हमारे साथी जो अभी कह रहे थे कि मानवर कांसीराम साहब ने हो सकत नाही की जगह हो सकत है का नारा देने का काम किया और उन्होंने महाराष्ट्र में जो उनकी कर्मभूमि थी, उस कर्मभूमि से गंगा यमुना की धरती पर जाकर के बाबा फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का काम किया, जिस सपने में बाबा साहब ने कहा था, जिस सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि एक ना एक दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे और वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने वोट की ताकत के बारे में हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को बताने का काम किया था कि अगर हम अपने वोट को लुटने और बिकने से बचा लें, हम ठीक उस तरीके से जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत और आबरू को लुटने और बिकने से बचाने का काम करते हैं, अगर वैसे ही हम अपने वोट को लुटने और बिकने से बचाने का काम कर लें तो हम इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। मानवर श्री कांसीराम साहब ने बाबा साहब की उस विचारधारा को, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उन पढ़े लिखे लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने तैयार करने का काम किया और उनके माध्यम से भारत में गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके, वामसेप के माध्यम से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके
लोगों में चेतना पैदा करने का काम किया। और बामसेफ डीएस4 से होते हुए जब 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली के लाल किले के मैदान पे मानवर कांसीराम साहब और उनकी टीम ने, उनके साथियों ने, जिनमें उनकी परम शिष्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी थी, उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और स्थापना क्या की कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इन नारों के साथ कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। साथियों, ये वो नारे थे जो 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के जन्म के साथ ही भारत की फिजा में गूंजने लगे थे। और साथियों, उस समय ये नारे साथियों बहुजन समाज के दिलों में वास करते थे, उनको होठों पर थे। लेकिन साथियों, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाताओं ने, मानवत साहब और उनकी टीम ने जिन नारों को लगाने का काम किया है, क्या वो नारे हकीकत में तब्दील होंगे? लेकिन साथियों, जब कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आप में साथियों कमिटमेंट हो, आपके अंदर समाज के प्रति उत्तरदायी की भावना हो, मिशनरी भावना के साथ काम करें और फुले साहब अम्बेडकर के संघर्ष के प्रति लगाव हो, तो साथियों असंभव काम भी संभव हो सकता है। और साथियों, वो असंभव काम संभव क्या था? ना सिर्फ वो नारे सफल हुए, ना सिर्फ वो नारे सफल करने का काम किया, उन्होंने एक नाम और असंभव काम किया है। वो साथियों आर्यावर्त की धरती पर, मनुवादियों के गढ़ कहे जाने वाले आर्यावर्त की धरती पर साथियों दलितों की सत्ता को सत्तासीन करने का काम किया, दलितों की सत्ता स्थापित करने का काम किया। जो नारा लगाया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसको मानवर श्री कांसीराम साहब ने सही करके दिखाने का काम किया। आज साथियों, हमें और आपको सबको पता है, आज भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। आज राजनीति की सारी राजनीतिक पार्टियां, और खासतौर से वो पार्टियां जो साथियों बाबा साहब से चिढ़ती थी, बाबा साहब की विचारधारा से चिढ़ती थी, मानवर कांसीराम साहब से चिढ़ती थी, या बहुजन समाज पार्टी से चिढ़ती थी, उनको वोट कटवा पार्टी कहा करते थे। उन पार्टियों की मजबूरी हो गई। वो भी क्या नारा लगाने लगे कि क्या करते हैं कि जाति जनगणना करो, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नारा साथियों 14 अप्रैल 1984 को लगा, आज कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं, आज यूपीए के लोग लगा रहे हैं। कल्पना कीजिए साथियों, परिवर्तन का किस दौर है। जिन लोगों के कमर में झाड़ू, गर्दन में हांडी लटकी होती थी, आज साथियों उन्हीं लोगों के लोग, मनुवादी लोग पैर छूने का काम इस देश में साथियों कर रहे हैं। ये साथियों जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन तथागत बुद्ध के समय से अगर स्टार्ट माना जाए साथियों, वो आंदोलन आज साथियों सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है। और साथियों इसमें मानवर श्री कांसीराम साहब के बाद फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जमीनी हकीकत पर उतारने का काम मानवर श्री कांसीराम साहब ने किया। और लोगों ने नारा लगाने का काम किया कि बाबा तेरा दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। और साथियों जब 9 अक्टूबर 2006 को कुदरत ने हमारे बीच से इस सदी के महानायक हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव मानवर श्री कांसीराम साहब को साथियों कुदरत ने हम लोगों के बीच से उठा लिया, उस समय साथियों लोगों ने क्या नारा लगाया, क्या नारा लगाने का काम किया? नारा लगाने का काम किया कि कांसीराम साहब तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई, और कांसीराम तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। और साथियों ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव होने की बात की? इस नारे को क्यों गढ़ा गया? इस नारे को ये गढ़ा क्यों इसलिए गढ़ा गया
कि साथियों, जब एक स्कूल की टीचर एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भरी मीटिंग में चैलेंज करने का काम करे कि एक तरफ हम जात तोड़ो की बात कर रहे हैं, समाज जोड़ो की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्यक समाज को, जो भारत के संविधान में जो शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता है, हरिजन करजन कह के उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। वो कोई और नहीं था साथियों, संसद की शेरनी आयरलैंडी परम आदरणीय बहन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री को, साथियों आप सबको पता है, जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को ललकारने का काम किया था। और जब ये बात इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब को पता चली, तो वो अपने साथियों के साथ मान्या बहन जी के घर पे मिलने गए और उन्होंने उनको पढ़ते हुए टेबल पे किताबों को देखा। मिलते समय उन्होंने देखने का पूछा कि भाई आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी स्कूल टीचर हूं और आईएएस की तैयारी कर रही हूं। साहब ने पूछा कि आईएएस बनकर के क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा आईएएस बनकर के हम समाज की सेवा करने का काम करेंगे। मानवर कांसीराम साहब ने उनको बताने का काम किया कि सही माने में तो आईएएस भी समाज की सच्ची सेवा नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आईएएस अधिकारी भी तो राजनीतिक लोगों से बंधा होता है, सरकार से बंधा हुआ होता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कांसीराम साहब की जुबानी, जो कांसीराम साहब कहते थे, जब बहुजन समाज पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी, 1997 में बहन जी मुख्यमंत्री दूसरी बार बनी, तो साथियों उत्तर प्रदेश के तमाम अपर कास्ट के आईएएस अफसर, ब्राह्मण समाज के आईएएस अफसर नरसिम्हा राव जी के पास गए उत्तर प्रदेश के, और ये कहा कि साहब हमको बचाओ, नहीं तो बहन जी का नाम लिया कि वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, सस्पेंड कर देंगी। क्योंकि बहन जी ने पहली बार इतिहास में अपने मुख्यमंत्री काल में नालायक लोगों को उत्तर प्रदेश में सस्पेंड करने का काम किया। उन्होंने नरसिम्हा राव जी से कहा, नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कांसीराम जी से बात करूंगा। उन्होंने साहब से बात की और कहा कि भाई साहब, कांसीराम जी हमारे लोग इधर आए थे और वो कह रहे थे कि भाई हमारा भी ध्यान रखा जाए। साहब ने कहा कि जरूर उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पहले उनका ध्यान रखा जाएगा जिनका सदियों से ध्यान नहीं रखा गया है। और ये क्यों कहा था? क्योंकि साथियों हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले जो एससी एसटी और ओबीसी के आईएएस आईपीएस अफसर बनते थे, उनको कैसी पोस्टिंग मिलती थी? उनको साइड की पोस्टिंग मिलती थी। लेकिन मैं माननीय बहन जी के नेतृत्व काल में जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी थी, तो मानवर श्री कांसीराम साहब ने सारे एससी एसटी के आईएएस अफसरों को बुलाने का काम किया और ये कहा कि भाई एक बात बताओ, इतने वर्षों के पट्टे पड़े हैं, इनको कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया? तो ये कहा कि साहब सिविल सर्वेंट एक अपने मालिक के इशारे को समझने का काम करता है। अभी तक हमारे मालिकों का इशारा नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। अब हमें आपका इशारा समझ में आ गया है, हम फटाफट करने का काम करेंगे। साथियों 45 से ज्यादा कलेक्टर, 45 से ज्यादा एसपी नियुक्त करने का काम बहन जी ने किया, आईडीसी नियुक्त करने का काम किया, कमिश्नर बनाने का काम किया, आईजी डीआईजी बनाने का काम किया, डीजीपी बनाने का काम किया, चीफ सेक्रेटरी बनाने का काम किया। किसको बनाने का काम किया? जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। हर आईएएस की तमन्ना होती है कि वो चीफ सेक्रेटरी बने, लेकिन साथियों कभी भी कोई दलित चीफ सेक्रेटरी नहीं बना था उत्तर प्रदेश में। पहली बार अगर चीफ सेक्रेटरी बना तो बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मानवर साहब ने कहा था कि आईएएस बनकर के क्या करेंगी? आईएएस तो सरकार के इशारे पे काम करता है। हम आपको वो बनाना चाहते हैं जिसके पीछे कई आईएएस अफसर फाइल लेकर के खड़े रहें। और साथियों मानवर साहब ने जो बात कही वो आदरणीय बहन जी ने पूरा का पूरा अपने ऊपर उतारने का काम किया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आईएएस ना बन के
बल्कि इस मूवमेंट में काम करेंगे। फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा के आंदोलन में काम करने का काम करेंगी। उन्होंने ये फैसला कर लिया और अपने घर से बाहर निकल के साथियों इस मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन के साथ बाम सेफ DS4 में पूरी ताकत के साथ उन्होंने काम किया। अपने घर परिवार के लोगों ने कहा कि अगर तुमको राजनीति करनी है तो भारतीय कांग्रेस से करो, स्टेबलिश पार्टी के साथ करो। अभी कोई पार्टी भी नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं है, तुम क्यों कांसीराम जी के पीछे पीछे जा रही हो। माननीय बहन जी ने कहा कि हम राजनीति करेंगे तो सिर्फ फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी के साथ करेंगे। और साथियों उन्होंने करके दिखाने का काम किया। संघर्ष के घर से निकल गई। साथियों सोच के देखिए, एक जवान महिला का घर से निकल करके पार्टी के दफ्तर में रह करके संघर्ष करके, और उन्होंने संघर्ष करके नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद फुल टाइम काम करने का काम किया। और साथियों जब 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनी तो मानवर कांसीराम साहब के साथ पूरे देश में पार्टी के साथ काम किया। मानवर साहब ने उनके कमिटमेंट को देखते हुए, मानवर साहब ने बाम सेफ DS4 में उनके कमिटमेंट को देखते हुए जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो मानवर कांसीराम साहब ने आदरणीय बहन जी से कहा कि आपको मुजफ्फरनगर जिले की कैराना सीट को तैयार करना है, जाओ आपको लोकसभा का चुनाव हम वहां से लड़ाने का काम करेंगे। साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मात्र 8 महीने लगभग 8 महीने का समय साथियों हुआ था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुए। साथियों 84 के चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी लगभग 300 सीटों पे चुनाव लड़ी। और साथियों आदरणीय बहन जी उन 300 से कैंडिडेटों में भी सबसे ज्यादा कैराना लोकसभा सीट से साथियों 44,445 वोट ला करके पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट लेने का काम किया। और साथियों मात्र 8 महीने की बहुजन समाज पार्टी, 8 साढ़े 8 महीने की बहुजन समाज पार्टी साथियों देश में 10 लाख से ज्यादा लोकसभा के वोट लाने का काम किया। जो आरपीआई 1962-63 में साथियों देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस और बाकी की जनसंघ और जैसी पार्टियों के बाद, वो कांग्रेस पार्टी उस आरपीआई को 1 लाख कुछ वोट मिले। और साथियों बहुजन समाज पार्टी जो उस समय बन चुकी थी लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन उनके कैंडिडेटों को जिन्होंने हाथी चुनाव निशान माना, कहीं हाथी मिला कहीं ऊंट मिला, लेकिन उस पार्टी को 10 लाख वोट मिले। मानवर श्री कांसीराम साहब मध्य प्रदेश की जांजगीर लोकसभा से चुनाव लड़ने का काम किया, वो भी तीसरे नंबर पे आए। इस तरह से साथियों बहुजन समाज पार्टी का कारवां शुरू हुआ। हमारे साथी रायकवार जी ने कहा मैं चला था जान में मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। मैं तो साथियों एक ही बात कहता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, और अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, बातों में असर भी देना। साथियों इस परिकल्पना के साथ साथियों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, क्योंकि पूरे कमिटमेंट के साथ, उस कमिटमेंट के साथ जिसमें साथियों समर्पण होता है, अनुशासन होता है और विचारधारा से परिपूर्ण होता है, उन कमिटेड कार्यकर्ताओं के साथ, उन कैडर के साथ मानवर श्री कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने संघर्ष करके साथियों लोगों को ना बिकने वाला समाज बनाने का काम किया। क्योंकि ये परिकल्पना बाबा साहब की थी कि जिस दिन हमारे लोग अपने वोट को लूटने और बिकने से बचा लेंगे, वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। मानवर कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने गांव-गांव जाकर के ना बिकने वाला समाज तैयार करके देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया। और साथियों माननीय बहन जी ने अपने राजनीतिक सफर को शुरू करते हुए 1984 में सबसे ज्यादा वोट लिए। सबसे ज्यादा वोट लेने के बाद बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के कहने पर, मानवर कांसीराम साहब के दिशा निर्देश पे बिजनौर के
पहले बाई इलेक्शन में लोकसभा का साथियों, पहला लोकसभा का बाई इलेक्शन राजीव गांधी की सरकार का हुआ 1985 में, दिसंबर 1985 में, और बहन जी को उन्होंने वहां प्रत्याशी बनाने का काम किया। और बिजनौर में जानते साथियों कौन चुनाव लड़ रहा था? कांग्रेस के स्टालवार्ट कहे जाने वाले, दलित समाज के नेता, एक चमार समाज के नेता जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार जी वहां चुनाव लड़ रही थी। और साथियों उस समय तक जनता पार्टी बन चुकी थी, जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी भी बन चुकी थी। उस जनता पार्टी के साथियों संयुक्त कैंडिडेट थे रामविलास पासवान, और साथियों बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और साथियों उन्होंने अपने दूसरे बाई इलेक्शन के अंदर साथियों 61,000 वोट लेकर के साथियों कांग्रेस की नींद उड़ाने का काम कर दिया। और वो साथियों नींद कब उड़ी पूरी तरीके से? जब 1987 का 1987 का बहन जी का चुनाव, बाई इलेक्शन हरिद्वार का चुनाव हुआ। हरिद्वार का 1987 का बाई इलेक्शन, कांग्रेस के एमपी कैंडिडेट की मृत्यु के बाद हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुआ साथियों 1987 में। कांग्रेस ने कैंडिडेट अपना लड़ाया, सरकार का कैंडिडेट था, और जनता पार्टी ने साथियों जिसकी अगुवाई उस समय उसके सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर थे साथियों, उन चंद्रशेखर जी ने साथियों रामविलास पासवान को संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी लड़ाने का काम किया। और न सिर्फ लड़ाने का काम किया बल्कि रामविलास पासवान को, जो बिहार के नेता थे, उनको चंद्रशेखर जी ने, जो बाद में साथियों आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने अपने कंधे पे बिठा करके हर की पौड़ी पे गंगा स्नान कराने का काम किया। उनके सामने मानवर श्री कांसीराम साहब ने अपनी परम शिष्या आदरणीय बहन जी को हरिद्वार से बाई इलेक्शन लड़ाने का काम किया। और साथियों उस चुनाव का हाल क्या हुआ? उस चुनाव में माननीय बहन जी ने और उनके कैडर ने साथियों साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, एक गाड़ी से चुनाव लड़ने का काम किया। एक गाड़ी से माननीय बहन जी लड़ रही थी, एक गाड़ी से साहब आते थे, उससे चुनाव लड़ने का काम किया। मात्र साथियों 85-90 हजार रुपए में मानवर साहब चुनाव लड़ने का काम किया हरिद्वार का। और साथियों जब काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग शुरू होने के बाद कांसीराम साहब, आदरणीय बहन जी उस काउंटिंग पंडाल में थी। उस काउंटिंग पंडाल में रामविलास पासवान जी भी बैठे थे। साहब उनके पास गए और जब साथियों पहले राउंड की काउंटिंग खुली तो साथियों जब घोषणा हुई कि 8,000 कुछ वोट राम सिंह को मिले कांग्रेस के कैंडिडेट को और 8,000 कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहन जी को मिले, और जब रामविलास के कैंडिडेट वोटों की गिनती की शुरुआत हुई तो मात्र 135 वोट रामविलास पासवान को मिले। मानवर साहब ने रामविलास पासवान जी से कहा कि भाई आपका तो कुछ हर की पौड़ी पे स्नान काम नहीं आया, 135 तो कुछ भी नहीं होते हैं। अल्टीमेटली साथियों हरिद्वार के बाई इलेक्शन के चुनाव में बहन जी साथियों 1,25,399 वोट लेकर के साथियों दूसरे नंबर पर रही। मात्र साथियों कुछ वोटों से चुनाव हारी, कुछ वोटों से माननीय बहन जी चुनाव हारी। 20-25 हजार से चुनाव मात्रानी 149,000 वोट लेकर के राम सिंह चुने गए। तब मानवर साहब ने प्रेस लोगों से, अपने लोगों की मीटिंग में कहा कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया और होता, जो पैसा हमने जनरल इलेक्शन में लोगों को देकर के खर्च कर दिया, अगर उसका 1 लाख रुपया हमारे पास और होता तो बहन जी को हम 1987 में ही मुख्यमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का काम करते। ये साथियों आदरणीय बहन जी का कमिटमेंट था। और यही कारण था जब मानवर कांसीराम साहब ने बहन जी को जो भी टास्क देने का काम किया, जो भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपने का काम किया, माननीय बहन जी ने उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का काम किया और पार्टी को गति देने का काम किया। चाहे फिर उनका साथियों लोकसभा का चुनाव हो 1989 के आम चुनाव में
मानवर कांसीराम साहब ने आदरणीय बहन जी को बिजनौर से पुनः चुनाव लड़ाने का काम किया और हरिद्वार से भी बहन जी को चुनाव लड़ाने का काम किया कि दोनों सीट से आप चुनाव लड़ो। 1989 में बहन जी दो लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़ी और साथियों उसका परिणाम निकला कि 1989 में बहन जी बिजनौर से चुनाव जीत करके आई। यानी कि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और 1989 बनते बनते तक साथियों उनके 3 राज्यों में साथियों रजिस्ट्रेशन हो गया। कहां कहां हो गया? उत्तर प्रदेश में बहन जी जीती, एक यादव जी जीते और पंजाब से लाखा जी जीते। तो पंजाब में रिकॉग्निशन हो गया, उत्तर प्रदेश में रिकॉग्निशन हो गया और हमारा मध्य प्रदेश में वोटों के आधार पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सफर 1984 में 14 अप्रैल 1984 को बनने वाली पार्टी 1989 आते आते तक साथियों रजिस्टर्ड पार्टी हो गई और 1994 आते आते तक बहुजन समाज पार्टी साथियों राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इस सफर में मानवर श्री कांसीराम साहब के बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मानवर कांसीराम साहब का पूरे जी जान से पूरे मनोयोग के साथ अगर किसी ने साथ देने का काम किया था तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई थी उस समय हमें मानवर साहब ने कहा था कि भाई बहुजन समाज पार्टी की अब स्थापना हो गई और हमें ने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमने चुनाव लड़ाने का काम किया। हमारा अपेक्षित रिजल्ट आया है, इसलिए हमने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई है। अब वाम सेब को एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना होगा। एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, शैडो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे हमारी छाया होती है, हमारी छाया हमारे साथ साथ तो चलती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही मानवर साहब ने उस नॉन पॉलिटिकल रूट्स को, जो हमारी नॉन पॉलिटिकल रूट्स थी, उनका इस्तेमाल करके वाम सेब से DS4 होते हुए जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो ये कहा कि अब वाम सेब जो एक विशेष तरह का हमारा संगठन था, जो कौन सा संगठन था? वाम सेब इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। लोग पूछते थे फिर साहब किसके लिए है? तो उन्होंने कहा इट इज फॉर सोशल यूटिलिटी, सामाजिक उपयोगिता के लिए है। सामाजिक उपयोगिता का मतलब कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। अगर हम उस समाज से निकल के सरकारी नौकरी पाए हैं तो पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत हमें उस समाज की मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे एजुकेटेड एम्प्लॉइज को अपनी आमदनी का, कुल आमदनी का 20वां भाग यानी कि 5% इस समाज की तरक्की के लिए लगाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 18 मार्च 1956 को ये बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमने सोचा थी पढ़ लिख करके संविधान में मिली सहूलियतों के बाद वो अपने समाज के लोगों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उन अभागे बहन भाइयों को आगे लेकर आने का काम करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे आसपास सफेद कॉलर बाबुओं की भीड़ इकट्ठा है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में मशगूल है। दे बिट्रेड मी, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके नॉन पॉलिटिकल रूट्स को जगाने का काम किया और उनसे होते हुए उनके परिवार के लोगों को पॉलिटिकल एक्शन के तहत जोड़ते हुए 14 अप्रैल को जब पार्टी बनाई तो वाम सेब के एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। और हम सबको पता है उसको तोड़ने का काम राजीव गांधी की सरकार ने किया था। वाम सेब के बाबा मानवर साहब के सबसे निकटतम सहयोगी लोगों ने मानवर साहब को धोखा देने का काम किया और मानवर साहब ने धोखा देने वालों को तो सबक सिखाया ही, उनको तो गुमनाम कर ही दिया। राजीव गांधी को तोड़ने वालों को भी सबक सिखाने का काम किया। 1989 में बहुजन समाज पार्टी की बदौलत
कांग्रेस के 73 एमपी लोकसभा का चुनाव हारे। बहुजन समाज पार्टी के 3 जरूर जीते, लेकिन कांग्रेस के 73 हराने का काम किया। और जब राजीव गांधी दिल्ली के मुगल से दिल्ली के रोड मास्टर बन गए, और जब उन्होंने मानवर साहब से कहा कि कांसीराम जी आपको क्या मिला, आपके 3 जीते और हमारे 73 हार गए, अगर आप हमसे मिलके लड़ते तो आपके 30 जीत जाते और हमारी सरकार बच जाती। मानवर साहब ने कहा 1989 के लिए इतना काफी है, क्योंकि कांग्रेस ने 1971 में बाबा साहब के लोगों को 521 में से 1 सीट दे करके बाबा साहब का अपमान करने का काम किया था। इसलिए मुझे उस अपमान का बदला लेना था आपके साथ। वो बदला लेकर के उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। और साथियों, ना सिर्फ सबक सिखाने का काम किया, उस 3 मेंबर पार्लियामेंट की दम पर मानवर कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार को, बीपी सिंह जी को भी सबक सिखाने का काम किया। और उनसे कहा कि अब उन्होंने कहा कि आप हमें समर्थन दे दें, मंत्री बन जाएं। बहन जी ने कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनना है। हम मंत्री तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त है कि हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजने का काम किया जाए। हम सब लोग जानते हैं साथियों, बाबा साहब की इसी जन्मभूमि, बाबा साहब की इसी कर्म भूमि में बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। आज बाबा साहब के संविधान को, आज बाबा साहब की फोटो को कांग्रेस पार्टी के लोग गले लगा करके घूमते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के भारत के संविधान को बनाने वाले माँ बाप साहब को उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय में नाम जोड़ने का काम नहीं किया था, जिसके नाम जुड़वाने के लिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का नाम जुड़वाने के लिए हमारे तमाम उस समय के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने हमारे लोगों की एक सुनने का काम नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मात्र 8 महीने की पार्टी ने 10 लाख वोट ले लिए, ये तो आरपीआई से कहीं ज्यादा आगे जा रही है, तब राजीव गांधी जी ने क्या किया था, 14 अप्रैल 1989 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाकर के बाबा साहब के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करने का काम किया। मानवर साहब को आमंत्रित किया और ये कहा कि कांसीराम जी आइए, हम डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। उन्होंने कहा ये मांगनी तो महाराष्ट्र के लोगों की थी, अगर महाराष्ट्र में इसको पूरा करते तो मैं जरूर आता। मानवर साहब ने अपने लोगों को आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मेरे बहनों और भाइयों, राजीव गांधी जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये साथियों बाबा साहब की यूनिवर्सिटी के नाम पर ये राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, वो गुरकिल्ली है जिससे अपनी आप तरक्की के सभी ताले खोलने का काम कर सकते हो। उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी के नेतृत्व में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए लखनऊ में उन्होंने बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। तो इसलिए मानवर साहब और बहन जी ने बीपी सिंह जी से कहा था कि हम चाहते हैं कि पहली शर्त, जिन्हें आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सरकार ने सम्मान देने का काम नहीं किया है, ऐसे मसीहा को, ऐसे महापुरुष को, बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। बीपी सिंह ने स्वीकार किया और दूसरी शर्त रखी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो साथियों रद्दी की टोकरी में पड़ी थी, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और साथियों 89 तक रद्दी की टोकरी में पड़ी थी।
90 तक रद्दी की टोकरी में पड़ी थी। कांग्रेस की सरकार आई गई चली गई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई और चली गई, लेकिन उस रिपोर्ट की सुध लेने का काम नहीं किया गया। और साथियों, इस देश में मात्र एक पार्टी ऐसी थी जिसने 14 अप्रैल 1984 और उससे पहले वामसेप और डीएस बैनर के तरह नारा लगाने का काम किया था, पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और यही नारे 14 अप्रैल को लगाने का काम किया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। मानवर साहब और बहन जी ने बीपी सिंह से कहा कि जो रिपोर्ट धूल फाक रही है, रद्दी की टोकरी में पड़ी, उसको निकाल के उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया जाए। तब साथियों बीपी सिंह जी ने मानवर कांसीराम साहब बहन जी के दबाव के कारण आनंद फानन में 1990 में उसको लागू करने की घोषणा करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों के बताना चाहता हूं कि बहन जी का जो चुनावी सफर था साथियों कैराना से शुरू हुआ, कैराना से शुरू हुआ और साथियों बिजनौर में 1989 में सफलता के साथ शुरू हुआ। उसके बाद 91 में चुनाव हारने के बाद साथियों बीएसपी का राज्यसभा में प्रवेश हुआ, बीएसपी का राज्यसभा में साथियों प्रवेश हुआ और अप्रैल 1994 में पहली बहुजन समाज पार्टी की राज्यसभा की सदस्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी। क्यों साथियों, 91 का चुनाव बहन जी हार गई, 92 में चुनाव हुआ साथियों, होशियारपुर से चुनाव बहन जी हार गई। तब साथियों हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो एमएलए जीत के आए, उनके दम पर मानवर श्री कांसीराम साहब ने आदरणीय बहन जी को राज्यसभा में 1994 से 2000 के सेशन में भेजने का काम किया। और साथियों 1993 में हम आपको सबको पता है कि साथियों सपा और बसपा के अलायंस के साथ हम चुनाव लड़े और हमने सरकार बनाई। जिन जातियों को, जिन 78 जातियों को 1989 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 1989 तक 78 पिछड़ी जातियां जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां थी, तेली थी, तमोली थी, गड़रिया था, प्रजापति था, नाई था, जो कोली था, जो जातियां बिल्कुल नहीं पूछी जाती थी, कुम्हार था जिनकी बहुत थोड़ी संख्या होती थी, माली था, उनको टिकट देकर के मानवर साहब ने लड़ाने का काम किया। और साथियों 18 कैंडिडेट लड़ाए, 425 की विधानसभा में 2 जीते। फिर जल्दी चुनाव हो गया 92 में, 91 के बाद फिर 24 लड़ाए, 4 जीते। और साथियों 93 में 67 लड़ाने का काम किया, 12 जीते। साथियों 12 मोस्ट बैकवर्ड की जातियां जिनके कभी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मुंह नहीं देखा था, उस विधानसभा में प्रवेश कराने का काम मानवर श्री कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने किया। और साथियों उन्हीं के दम पर हमारी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। वो लोग जिन्होंने कभी लाल बत्ती का सुख नहीं देखा था, मानवर साहब ने उन 12 जातियों को लाल बत्ती पे बिठाने का काम किया, लाल बत्ती पे बिठाने का काम किया। और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, आपको सबको पता है साथियों, 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी आर्याव्रत में आदरणीय बहन जी को 3 जून 1995 का देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री का साथियों शपथ लेने का मौका मिला। देश और दुनिया की मीडिया वहां एकत्रित थी, क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा आयोजन किया था जो असंभव सा था, जो असंभव था, उस असंभव को करके दिखाने का काम इस सदी के महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब ने किया। अपनी परम शिष्या आदरणीय बहन जी को देश के सबसे बड़े सूबे आर्याव्रत का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और साथियों उन्होंने उनसे कहा था कि आपको 6 महीने में 6 वर्ष का काम करके दिखाना है। मात्र 4.5 महीने की सरकार चली थी। पहले ही दिन ओथ लेने के बाद दुनिया के तमाम मीडिया ने बहन जी से पूछने का काम किया कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी। आदरणीय बहन जी ने बहुत ही खुले अंदाज के साथ
जोश भरे लहजे में कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। 3 जून 1995 को जो वादा, आज तो साथियों कांग्रेस अपने झूठे वादों के बारे में मशहूर थी, उनको पराजित करने का काम झूठे वादे बोल बोल के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके भी वादों को, झूठे वादे को परास्त करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। लेकिन साथियों, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन जी ने 3 जून 1995 को जो देश के सबसे बड़े सूबे की आवाम को ये वादा करने का काम किया कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और सुरक्षा की गारंटी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उस वादे को उन्होंने अपनी चारों सरकार में निभाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 1992 के बाद से, 1952 के बाद से लेकर के और आज तक जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी मुख्यमंत्री बने, सबकी सरकारों में, सबके मुख्यमंत्री काल में साथियों सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन साथियों आदरणीय बहन जी की चारों बार की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है साथियों। ये है साथियों विल पावर की ताकत, इच्छा शक्ति की ताकत। और वो इच्छा शक्ति किसमें थी? हमारी नेता आदरणीय बहन जी, हम सबकी नेता, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, इस देश की नहीं दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन जी का, उन्होंने साथियों अपनी पहली बार की सरकार में, 4.5 महीने की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को वजीफा देने का काम किया। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 27% में पिछड़ी जात के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले, इसके लिए उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र जारी करने का काम किया। अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना करने का काम किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनाने का काम किया। और तो और साथियों लाखों हेक्टेयर जमीन बहन जी ने अपनी सरकार में देने का काम किया। और जिन लोगों के पट्टे नहीं थे उन पट्टों को बहन जी ने अपनी सरकार में देने का काम किया। मात्र 4.5 महीने की सरकार चली और एक मील का पत्थर गाड़ के आ गई साथी। चुनाव हो गए, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हो गए, फिर से साथियों 1996 में मानवर कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस की विशेष भिन्नताओं के बाद, उनके विशेष अनुरोध के बाद मानवर साहब ने कांग्रेस पार्टी के साथ युति करने का काम किया। एक युति 1971 में हुई थी कांग्रेस के साथ और एक युति 1996 में हुई। बहुत लंबा समय नहीं था साथियों, बहुत लंबा समय नहीं था, मात्र 26 वर्ष का समय था। 26 वर्ष के अंतराल के बाद जो साथियों युति हुई, तो जो युति 521 में एक सीट पे हुई थी, वो युति साथियों 425 में से 300 सीट पे बाबा साहब के बच्चे चुनाव लड़ने का काम किए थे और 125 पे गांधी जी के बच्चों को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। घुटनों पे लेकर के मानवर साहब ने अपनी शर्तों के हिसाब से कांग्रेस के साथ समझौता करके युति करके 1996 का चुनाव लड़ा। क्यों लड़ा था? एक तो 1971 का बदला लेना था और दूसरा मरती हुई कांग्रेस को, डूबती हुई कांग्रेस को आईसीयू से बाहर निकाल करके उन्हें कुछ सांसें देने का काम मानवर साहब ने किया था। इसलिए साथियों, इसलिए मानवर कांसीराम साहब को कहा जाता है कांसीराम करिश्माई राजनीतिक। क्या कहा जाता है? कांसीराम करिश्माई राजनीतिक। इसलिए साथियों उन करिश्माई राजनीतिक का ये कमाल था कि जिस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, उस कांग्रेस को सबक सिखाने का काम हमारे मसीहा आदरणीय बहन जी ने भी किया। और साथियों जब 6 महीने की सरकार बनी
6-6 महीने के अंतराल पे गठबंधन की सरकार बनी, तो साथियों हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उस गठबंधन की सरकार में माननीय बहन जी ने 6 महीने में 6 वर्ष का शासन करने का काम किया। 6 वर्ष के शासन में उन्होंने साथियों, उस 6 वर्ष के शासन में बहन जी ने कितने लाख हेक्टेयर जमीन साथियों देने का काम किया। आप साथियों सोचेंगे कि ऐसा संभव हो सकता है? माननीय बहन जी ने करके दिखाने का काम किया। 3,43,000 हेक्टेयर जमीन उन्होंने साथियों कृषि के लिए और 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन मकान बनाने के लिए मात्र 6 महीने की सरकार में देने का काम किया। SC ST के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाने के लिए फ्री कोचिंग, बैकलॉग के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। और जब इन मनुवादी सरकार के लोगों ने दबाव बनाने का काम किया माननीय बहन जी से, ये कहा कि आपको हम 6 महीने के लिए नहीं, अगले 26 साल के लिए भी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, और हमारे साथ समझौता करके चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पोस्ट पोल अलायंस अलग बात है, प्री पोल अलायंस अलग बात है। और साथियों 6 महीने की सरकार में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने धोखा किया। तय ये हुआ था कि अगर हमारा मुख्यमंत्री होगा तो स्पीकर आपका होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा तो स्पीकर हमारा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमिटमेंट से मुकर के हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। साथियों उन्होंने 1997 में हमारे विधायक तोड़े, और विधायक तोड़ने के बाद अपनी सरकार बनाई। और सब आप लोग इस बात के साक्षी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा किया, साहब और बहन जी के साथ धोखा किया। बहन जी ने 5 वोटों की ताकत से, 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम कर दिया। साथियों साहब उस समय बिहार जा रहे थे, वाजपेयी जी का फोन आ रहा था बार बार कि कांसीराम जी हमने ओथ की तैयारी करा दी है, आप बहन जी को भेजो लखनऊ, वो ओथ ले लें और समर्थन दे दें, सरकार को गिरने ना दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने समझा दिया है। बहन जी का नाम लिया, उन्होंने कहा हमने समझा दिया है, आपकी सरकार नहीं गिरेगी, आपको समर्थन किया जाएगा। और साथियों अंतिम क्षणों में आदरणीय बहन जी ने कहा, जो आज साथियों आरिफ मोहम्मद कहा, आपको पता है गवर्नर भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, उस समय ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद होते थे। बहन जी ने कहा आरिफ लाल बटन दबाओ, आरिफ लाल बटन दबाओ। साथियों ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। और साथियों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई, 1 वोट से सरकार। और जब बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो ऐसा, आपका प्लान नहीं था। तो बहन जी ने कहा कि प्लान कोई बताए थोड़ी जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने का, हमारे विधायक तोड़ने का बदला है। साथियों बहन जी ने हमेशा कभी भी किसी का उधार रखने का काम नहीं किया। टिट फॉर टैट, अगर टिट फॉर टैट का ट्रीटमेंट किसी ने इस देश में किया, किसी नेता ने, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी की संसद की शेरनी आदरणीय बहन जी ने किया। उन्होंने जो साथियों कह दिया, कह के साथियों कभी मुकरने का काम नहीं किया, जो कहा उसको करके दिखाया। और गलत बात अगर किसी ने की तो उसका जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उन्होंने कभी उससे पीछे हटने का काम नहीं किया। परिणाम साथियों हम सबके सामने है। 2002 में हमारे 100 MLA बने। 2002 के चुनाव से पहले की एक घटना हुई। वो घटना क्या थी साथियों? वो घटना थी मानवर कांसीराम साहब ने जब DRDO की नौकरी छोड़ी थी, और नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी, जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लगभग 1 साल के बाद इसी धरती पर जिसका जन्म हुआ था और जन्म के साथ ही विवादित हो गई, तो उसमें काम करने का काम किया। और काम करने के बाद वो इस 1971 में इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये पार्टी, ये विचारधारा तो अच्छी है लेकिन सफल नहीं हो रही, इसका क्या कारण है। इसलिए उन्होंने RPI के लोगों को समझाने का काम किया
कि विचारधारा अच्छी छोड़ के मत जाइए। इस पार्टी को 71 में लोगों के जाने वालों की होड़ लग गई कांग्रेस में, उन्होंने कहा छोड़ के मत जाइए। बीपी मौर्य से कहा, बैरिस्टर कोबरागढ़े से कहा, तमाम लोगों से उन्होंने कहा, लेकिन साथियों क्या हुआ कि लोग नहीं माने। उन्होंने कहा विचारधारा तो अच्छी है लेकिन सफल हो सकत नहीं। मानवर साहब ने सफलता का मतलब पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, मिनिस्टर भी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात सोची, एक बात एक वैज्ञानिक की तरह उन्होंने सोचने का काम किया, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट की हैसियत से उन्होंने सोचने का काम किया और सोच करके वो इस निर्णय पर पहुंचे कि आखिर बाबा साहब का ये पवित्र आंदोलन, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का पवित्र आंदोलन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इतनी जल्दी कैसे साथियों पिछड़ गया है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पर विचार किया कि एक तो नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत नहीं थी, दूसरा बाबा साहब अपने जीते जी अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गए या उन्होंने उत्तराधिकारी बनाने का काम नहीं किया। इसलिए मानवर श्री कांसीराम साहब ने बाबा साहब के असमय परिनिर्वाण के बाद लीडर लेस हुए बहुजन समाज के उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जीते जी अपनी परम शिष्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं साथियों, 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान जो उस समय गोमती के किनारे होता था, उस में बहन जी को उन्होंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया। क्यों घोषित करने का काम किया? क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर हमें कुछ हो गया तो इस मूवमेंट को एक बार नेतृत्व हवाओं का फिर भी झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का काम उन्होंने 15 दिसंबर 2001 को किया। और साथियों ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश को आप 2002 के चुनाव में देखेंगी और पंजाब को हम देखने का काम करेंगे। 2002 में आदरणीय बहन जी ने अकेले अपने दम पर 2000 से, वैसे तो बहन जी के साहब के लगातार उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके पूरे देश में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन 2000 के बाद से, जब 1999 में उनकी सरकार जाने के बाद से उन्होंने इस बात का फैसला किया मानवर साहब ने कि नहीं, हमें अपना काम बांट के करना चाहिए। तो जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बहन जी को दी तो 2002 में बहन जी ने सामाजिक भाईचारा के दम पर आपस में भाईचारा बना करके लोगों को तैयार करने का काम किया और अकेले अपने दम पर, न कांग्रेस से गठबंधन न समाजवादी पार्टी से गठबंधन, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ करके 2002 में बहन जी ने 100 विधायक जिताने का काम किया, 100 विधायक, सेंचुरी मारने का काम किया। और उसका परिणाम निकला कि उत्तर प्रदेश की एक बार विधानसभा फिर से हंग असेंबली आ गई साथियों। हंग असेंबली आने के कारण क्या हुआ साथियों? हंग असेंबली के कारण भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और इस बार कोई शर्त नहीं हुई, बिना शर्त के साथ गठबंधन की सरकार बनी और आदरणीय बहन जी उस सरकार को फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर चलाने का काम कर रही थी। और साथियों उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर था। लाखों की संख्या में नौकरियां बैकलॉग के माध्यम से भरने का काम किया। न सिर्फ क्लास 3 क्लास 4 बल्कि क्लास 2 के में भी बैकलॉग के माध्यम से उन्होंने नौकरियां भरने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन देने का काम किया। तमाम महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम किए। महामाया के नाम पे जिला नाम किया। महात्मा बुद्ध के नाम से जिला बनाने का काम किया। महात्मा बुद्ध के नाम से 500-550 एकड़ की लैंड के लिए जमीन अलॉट करने का काम किया ताकि देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जा सके। और साथियों उनके नाम पे साथियों गौतम बुद्ध नगर बनाने का काम किया। इस तरह से अपनी विचारधाराओं के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी। और उस सरकार को चलते समय साथियों भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि उनकी सरकार केंद्र में चल रही थी। उस समय उनकी सरकार केंद्र में थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में सरकार बन गई थी और उसका परिणाम निकला
उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए कि हम चाहते हैं कि आप केवल 5 साल ही नहीं, आप लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहें। साहब ने पूछा भाई इस मेहरबानी की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा इस मेहरबानी की वजह नहीं, हम चाहते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश को नेतृत्व करने का काम करें। तो उन्होंने कहा आखिर कोई तो आधार, कोई तो कारण होगा। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि 2004 के चुनाव, लोकसभा के 2004 के चुनाव हम लोग गठबंधन करके लड़ें। आप उत्तर प्रदेश में 80 में से 20 सीटों पर लड़ लें, हम 60 सीटों पर लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के बाहर आपका कुछ है नहीं, तो अब आप हमको समर्थन कर दें। मानवर साहब और बहन जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पोस्ट पोल अलायंस तो आपके साथ कर सकते हैं, प्री पोल अलायंस इस विचारधारा के साथ नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा कि कल गिराते हो तो अभी गिरा दें, हम अभी जाकर के इस्तीफा देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा हम आपके विरोधी मुलायम सिंह की सरकार बनवा देंगे। उन्होंने कहा आप मुलायम सिंह की बना दीजिए, चाहे लाल सिंह की बना दीजिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और साथियों, आदरणीय बहन जी ने आकर के एक राष्ट्रीय मीटिंग बुलाने का काम किया, एक नेशनल रैली बुलाने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में। साथियों, जो आज कांसीराम स्मारक के नाम पे बना हुआ है, इको गार्डन बना हुआ है, और बड़ा सा बाबा मानवर साहब की प्रतिमा उसमें लगी हुई है। उसमें लाखों की संख्या के लोगों के बीच में बहन जी ने उस सरकार को छोड़ने का फैसला किया। साथियों, आज कोई प्रधान का पद नहीं छोड़ता है, आज कोई प्रधान का पद नहीं छोड़ता है। बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मारने का काम किया, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता करने का काम नहीं किया। ये बात साथियों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि बहन जी ने 2003 में मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ी थी कि उन्हें कोई खौफ था, उन्होंने कुर्सी इसलिए छोड़ी थी कि उन्हें विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना था। और साथियों, उसके बाद उन्होंने 2003 में जब इस्तीफा देने का काम किया, उसके बाद साथियों मानवर कांसीराम साहब ने बहन जी को 18 सितंबर 2003 को अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो अपने जीते जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने का काम मौका मिला, क्योंकि साहब की तबीयत नहीं ठीक थी। मौका मिला और बहन जी ने पद संभालते ही जो छोटी मोटी गड़बड़ियां थी संगठन में, उस गड़बड़ियों को समाप्त करने का काम किया, और पूरे प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के बीच में सामाजिक भाईचारा के दम पर एक अलायंस करने का काम किया, एक समझौता करने का काम किया। किसी पार्टी के साथ नहीं, समाज के साथ समझौता करने का काम किया, समाजों के साथ, जाति वर्ग मजहब के साथ समझौता करने का काम किया। और उस समझौते के बाद 2007 में 17 साल के बाद किसी भी एक पार्टी की सरकार बनी, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बनी। और साथियों, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जब 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो आदरणीय बहन जी ने सरकार बनने के साथ ही साथ, हमें आपको सबको पता है कि आदरणीय बहन जी ने बहुत ही उत्तम किस्म की नीतियां बनाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को संदेश देने का काम किया कि बहन जी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। बहन जी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। और उस प्रदेश में कैसे बनाने का काम किया? उस प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की, जिन्हें किसी प्रकार की महिलाओं को लाभ नहीं मिला था, बहन जी ने ऐसी 35 लाख, पहली ही शिफ्ट में 35 लाख महिलाओं को लाभ देने का काम किया। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, क्योंकि इस देश की पहली महिला शिक्षिका कौन है? माता सावित्रीबाई फुले। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, जो फुले समाज के नेता अगर आपसे वोट मांगने आते हैं तो उनसे पूछिए, क्या उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले या माता सावित्रीबाई फुले को
बहुजन समाज पार्टी की बनने से पहले क्या उन्हें किसी तरह का सम्मान देने का काम किया था? किया था? आप किया हो तो बता दीजिए। लेकिन माननीय बहन जी ने पहली सरकार में ही फुले के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। चौथी सरकार में उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अंतर्गत उन्होंने हाई स्कूल पास बेटियों को, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया था बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर उन्होंने लड़कियां जो हाई स्कूल बालिकाएं पास करती थी उनको 15,000 रुपये एक साइकिल, और जब फर्स्ट ईयर पास कर लेंगी 11वां पास कर लेंगी तो 10,000 और दे करके उन्हें, ताकि वो अपने घर से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर जा कर के भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। ऐसे ही साथियों उन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, महामाया किसका नाम था? महामाया कौन थी? तथागत बुद्ध की माँ, तथागत गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। महामाया जी के नाम से उन्होंने योजना बनाने का काम किया। एक तो आर्थिक मदद योजना का नाम बनाने का काम किया, एक गरीब बालिका महामाया के नाम पर गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, जिसके नाम से बनाने का क्या काम किया कि गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी को, किसी भी समाज की गरीब की बेटी हो, किसी भी समाज की, अगर वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब की बेटी है तो उसको पैदा होते ही लखपति बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने अपने जन्मदिन पे किया था। साथियों इस देश में एक भी मुख्यमंत्री का नाम ले आइए, एक भी सरकार का नाम ले आइए जिसने किसी गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया। उद्योगपतियों को लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बनाने का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम इस देश में किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर साथियों करने का काम किया था। इसी तरीके से साथियों सर्व समाज सर्वजन हिताय गरीब आवास स्लम एरिया के अंतर्गत जो लोग आज साथियों लोग नारा लगाते हैं, दिल्ली में नारा लगाते हैं जहां झुग्गी वही मकान, क्या नारा लगाते हैं? जहां झुग्गी वही मकान। आदरणीय बहन जी ने 15 जनवरी 2009 को गरीब आवास स्लम एरिया आवास योजना के अंतर्गत जो लोग जहां पर रहते थे उस जमीन का उनको पट्टा करके वो जमीन उनको उनका मालिकाना हक उनको देने का काम कर दिया था। और साथियों इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने 2 कमरे के पक्के मकान, बिजली पानी स्कूल की व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी ने किया तो आदरणीय बहन जी ने मानव श्री कांसीराम जी शहरी आवास योजना के अंतर्गत करने का काम किया, जिसमें लाखों की संख्या में उन्होंने निःशुल्क आवास बना करके बिजली पानी और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं के साथ उन्हें देने का काम किया। साथियों इसी तरीके से बीपीएल कार्ड धारक लोग जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनके पास अपना मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं होते हैं, आदरणीय बहन जी ने उनकी मदद करने के लिए साथियों निःशुल्क पैरवी के लिए न्यायालयों में साथियों उन्होंने वकीलों की सुविधा देने का काम किया, निःशुल्क वकील देने का काम किया। अगर किसी गरीब के साथ कोई मुकदमा है उसका मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार का वकील लड़ने का काम करेगा। साथियों महामाया सर्वजन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल बहुजन समाज का हित ध्यान में रखने का काम किया। अगर उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था तो उस नारे को सफल बनाने का काम भी किया था। उन्होंने साथियों सर्वजन आवास योजना के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत चयनित ग्राम सभाओं में गैर एससी एसटी के समस्त बीपीएल कार्ड परिवारों को 100% आवास साथियों दिलाने का देने का काम 2 कमरे का आवास योजना बनाने का काम किया और देने का काम किया। साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि 2022 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पे छत ना हो, वो चाहे पुल के नीचे रहता हो, साहिल के पटरी के किनारे रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उन सबको हम छत देने का काम करेंगे 2022 तक। साथियों 25 आ गई है, 25 आ गई है, आज तक देने का काम नहीं किया, लेकिन बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को भी
सर्वजन समाज के लोगों को भी देने का काम किया था साथियों। इसी तरीके से साथियों माननीय मानव कांसीराम साहब जी ने शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्होंने आवास के लिए स्कूल बनाने का काम किया। ऐसे ही साथियों जनहित गारंटी अधिनियम बनाने का काम किया। तो जो आपके अधिकार हैं उनको साथियों सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य इनके साथ साथ करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्दू फारसी विश्वविद्यालय जो साथियों भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो मल्टीलिंगुअल जो बहुभाषी भाषा का विश्वविद्यालय था, उसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाने का काम किया। अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा के साथ साथ 27% में हिस्सेदारी भी देने का काम किया। इस तरह से साथियों हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बात मैं तर्क से भले आपको ना समझा सकूं, लेकिन इतना मैं जरूर समझाना चाहता हूं कि इस देश में राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सी बनी हुई हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता तो बहुत से हैं जो आपके बीच में नीला झंडा लेकर के आएंगे, बाबा साहब की फोटो लेकर के भी आएंगे, बाबा साहब का संविधान लेकर के भी आएंगे, नीली साड़ी पहन करके भी संसद जाएंगे, आपके बीच में भी आएंगे, नीली सदरी पहन के आपके बीच में आएंगे, नीली टी शर्ट पहन के भी आएंगे। लेकिन साथियों वो डुप्लीकेट लोग हैं साथियों। फोटो कॉपी और ओरिजिनल में अंतर होता है, फोटो कॉपी और ओरिजिनल में अंतर होता है। बाबा साहब की पार्टी का एक ही नारा है साथियों, एक ही नारा है कि बाबा साहब का निशान क्या था? हाथी का निशान। बाबा साहब का झंडा कैसा था? नीला था। तो बीएसपी का क्या निशान है? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। तो साथियों नीला पटका डाल करके आए, नीले कपड़े पहन के आए, बाबा साहब की फोटो लेकर के आए, बाबा साहब का संविधान खतरे में बता करके आए, तो साथियों उनको बताइएगा कि हमें डुप्लीकेट की जरूरत नहीं, हमारे पास ओरिजिनल बाबा साहब की पार्टी है जो फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पे चलने का काम करती है। किस पार्टी ने, किस राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी। केजीएमसी विश्वविद्यालय बना, उसको बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे, छत्रपति साहू जी महाराज कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के नहीं थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नहीं कुछ किया था, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए किया था। इसलिए बहन जी ने उनके नाम से विश्वविद्यालय बनवाया। अंग्रेजों के नाम से जो विश्वविद्यालय था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखने का काम किया। छत्रपति साहू। रोहिलखंड विश्वविद्यालय था, महात्मा ज्योतिबा फुले जो इस देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। इस देश में किसी समाज की औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनके लिए कोई प्राइवेट कोई स्कूल नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल खोलने का काम किया था। इसलिए बहन जी ने उनके नाम पर बरेली विश्वविद्यालय का नाम, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय रखने का काम किया। बाबा साहब के नाम पे कई कई विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी एक विश्वविद्यालय नहीं बना रही थी, उन्होंने कई कई विश्वविद्यालय बनाने का काम कर दिया। इतना ही नहीं साथियों, इतना ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये एनसीपी के लोग, ये शिवसेना के लोग वो समय भूल गए जब प्रमोशन में रिजर्वेशन बहन जी ने देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया। जब लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया और लोकसभा में आया तो कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार जी थी। मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर थी। और साथियों जब बिल पेश हुआ तो समाजवादी पार्टी के एक दलित ने और एक ठाकुर ने उस बिल को फाड़ने का काम किया। साथियों मीरा कुमार जी मूक दर्शक बन के देखती रहीं। जिन दलितों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता, जूनियर इंजीनियर सीधा एक्सियन बन जाता, लेकिन मीरा कुमार जी वहां मूर्ख दर्शक बैठे बन करके बैठी रहीं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सदन को भंग करने की, हाउस को भंग करने की सिफारिश करके चली गई। साथियों वो आज तक बिल पड़ा हुआ, ना कांग्रेस ने पास किया, ना बीजेपी ने पास किया।
और ना बीजेपी पास करना चाहती। इसलिए साथियों, इस देश में एकमात्र पार्टी है, हजारों की संख्या में पार्टियां हैं जो आपके बीच में आएंगी और साथियों वो आपको ये कहेंगी कि हम आपकी पार्टी के हैं, हम आपकी पार्टी के हैं। तो मेरा साथियों आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग उनसे जरूर पूछिएगा कि भाई ठीक है कि अगर आप हमारी पार्टी हम आपका हित सोचते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उनसे कहिएगा कि भाई आप एक काम करिए कि नीला झंडा लेकर के आइए, उसमें साथ में हाथी निशान बनवा लाइए, चाहे जो आए, कि आपने जो बाबा साहब के साथ धोखा किया था उस धोखे का जो बदला है वो साथियों हम तभी कर सकते हैं। और साथियों जिन पार्टियों में काम करते हैं, मैं उन लोगों के लिए तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी में जो काम करते हैं हमारे लोग, उन नेताओं के लिए साथियों 4 लाइनें हैं कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते। कभी गिरते कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे, चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे, अपने पैरों पे चलते तो चलते रहते, चलते रहते। साथियों जो लोग अपने पैरों पे चल रहे हैं वो साथियों चल रहे हैं, और जो लोग साथियों दूसरों के पहले पे चल रहे हैं वो साथियों कहीं के नहीं हैं, वो कहीं के नहीं हैं। इसलिए साथियों अगर आप लोग सही माने में बाबा साहब के अनुयायी हैं, साहब के अनुयायी हैं, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में काम करने वाले हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सही की, ओरिजिनल की परख के साथ, ओरिजिनल के साथ चलिए। और साथियों उन लोगों के बीच में आइए, उन लोगों को जो आपके बीच में आए तो उनको साथियों जवाब दीजिए, क्योंकि साथियों अगर जब तक आप उन्हें जवाब नहीं देंगे तब तक वो साथियों आपके उस सबक को सीखने का काम नहीं करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ आने वाले चुनावों में आप लोग अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आदरणीय बहन जी के 69वें इस बर्थडे के मौके पर इस संकल्प के साथ जाइएगा कि आने वाले समय में हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, के प्रत्याशियों को चुनकर के भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को इतने मनोयोग के साथ सुनने का काम किया। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।